नमस्कार, पॉड भारती में आपका स्वागत है। पॉड भारती के सभी श्रोताओं को देवाशीष चक्रवर्ती का प्यार भरा नमस्कार। हम प्रस्तुत हैं आपके सामने पॉड भारती का तीसरा अंक लेकर। इस अंक में आप एक सेकेंड जरा रुकिए। अरे क्या हुआ? श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ शशि। दादा आप भी श्रोताओं का एक बार फिर से अभिवादन कर लीजिए। चलो तुम कहते हो तो एक बार फिर से सभी श्रोताओं को देवाशीष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों ये हमारा तीसरा एपिसोड है। पहले दोनों एपिसोड को आप लोगों ने जिस खुले दिल से सराहा उसके लिए मैं और देवाशीष आपके बहुत आभारी हैं। अच्छा तो ये बात है। मैं खुद भी कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं का आभार व्यक्त करने वाला था। अब देखो ना कितनी प्यारी प्यारी टिप्पणियां आई हैं। नीरज को तो पॉड भारती सुनना रेडियो सुनने जैसा लगा। भाई नीरज तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आप रवि भाई का कहिए। उन्हें तो आपका अंदाज इतना भाया कि आपको मीडिया में किस्मत आजमाने की सलाह दे रहे हैं। वैसे तुम्हारे जलवे भी कम नहीं रहे। मातृत्व दिवस वाली प्रस्तुति से तो कनाडा में बैठे समीर भाई की आंखें नम कर दी तुमने। ये सब तो अपने चिट्ठा जगत के साथियों का प्यार है और यही हमारे पॉड भारती की सबसे बड़ी ताकत भी है। हाँ ये बात तो है। वैसे सिर्फ तारीफ ही नहीं मिली, कुछ सुझाव भी हैं, जैसे कि अजय ब्रह्मात्मा जी का सुझाव गौर करने लायक है। यहाँ हम अपने श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ से हमारा हौसला बढ़ता है, मगर आपके सुझाव और आपकी शिकायतें भी हमारे लिए उतनी ही अहम है। तो दोस्तों अपने सुझाव हमें जरूर दें, जिससे कि हम सब पॉड भारती को और बेहतर बना सकें। अच्छा हाँ, हम तो ये बताना ही भूल गए कि हमें आपकी टिप्पणियां ऑडियो के रूप में भी मिली हैं। दादा जरा सुनाइए ना, अहमदाबाद से खुशी बहना ने क्या कहा है। बिल्कुल, तो सुनिए क्या कहती हैं खुशी बेंगानी। बहुत ही प्रोफेशनल पॉडकास्ट बनाया है। आवाज की रिकॉर्डिंग काफी अच्छी हुई है। मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा लाउड लगा और हाँ, होस्ट की आवाज काफी दमदार और प्रभावित करने वाली है। यानी सफलता के लिए सारी जरूरी बातें हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद खुशी, आप सबके इस प्यार ने हमें एकदम से भावुक कर दिया। अच्छा आप ज्यादा सेंटी मत हो। आज का कार्यक्रम शुरू करने दो भैया, वरना गालियां भी पड़ेंगी। तो लीजिए मैं लगाता हूँ अपने मुंह पर ताला और आप सुनिए पॉड भारती, अपनी बोली अपनी बात। पॉड भारती के तृतीय अंक में आप सुनेंगे रांची में रिलायंस फ्रेश सुपरमार्केट में पथराव की घटना के दूरगामी परिणाम देखने का प्रयास अफलातून देसाई और आलोक पुराणिक के साथ। बाजार में अगर कोई कस्टमर को सस्ता माल बेच रहा है तो उसको आप कानूनी तौर पर रोक नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में बसपा को मिले बहुमत के निहितार्थ बताती सृजन शिल्पी की वार्ता। तेरह मई 2007 को रांची में रिलायंस फ्रेश की दुकानों पर छोटे दुकानदारों और छोटे सब्जी फल विक्रेताओं ने भारी पथराव किया। ये घटना मामूली लग सकती है, पर इसके संकेत साधारण नहीं लगते। रांची का विरोध का कारण शायद रिलायंस के प्रति अविश्वास भी हो, क्योंकि ये वही कंपनी है जिसकी टेलीकॉम सेवा ने विदेशी टेलीफोन कॉल्स को स्थानीय कॉल बताकर देश को 3000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। तो क्या रांची की घटना को गंभीरता से लेना चाहिए? अफलातून देसाई मानते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर वो डार्विन वाला सिद्धांत माना जाए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और देश का सबसे बड़ा जो पूंजीपति घराना है, उस घराने के द्वारा एकदम खुदरा व्यवसाय में उतरना बहुत खतरनाक है। पर अर्थशास्त्री आलोक पुराणिक इस बात को खास तवज्जो नहीं देना चाहते। इकोनॉमी में हमेशा एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस चलता है। मुझे लगता है कि एक इमोशनल रिएक्शन है मार्केट का कि आप रिलायंस फ्रेश को बढ़ा देंगे तो ये सस्टेनेबल है नहीं। भारत के रिटेल यानी खुदरा व्यवसाय में एक नई क्रांति का दौर चल रहा है। इस व्यवसाय की कीमत तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बरसों से हम किराने का सामान, दवा, कपड़े लत्ते अपने पड़ोस की फुटकर दुकानों से लेते रहे हैं। भले वो सामान आज की बजाय कल लाकर देता हो और भले ही लिफाफों पर हिसाब लिखने में वक्त जाया करता हो। ये परचूनियां आपको 15-20 दिन का उधार भी दे देता है और आजकल तो मुफ्त होम डिलीवरी भी कर देता है। आपका पुराना ठेले वाला भी आपकी पसंद की खास सब्जी लाना नहीं भूलता। पर यह परिदृश्य अब तेजी से बदल रहा है। अब आपके सब्जी वाले का मुकाबला है लाल पोलो शर्ट और बेसबॉल कैप लगाए पढ़े लिखे युवाओं से।
पिछले वर्ष के उत्तरार्ध से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने 5 दर्जन वातानुकूलित सुपरमार्केट हैदराबाद, जयपुर, एनसीआर और पुणे जैसे इलाकों में खोले हैं, जहां न केवल शॉपिंग कार्ट, स्वचालित दरवाजे जैसी शूंशा बातें हैं, बल्कि कीमतें भी हैं आपके फ्रेंडली नेबरहुड दुकानों से काफी कम। फिलहाल सब्जियों से शुरू किए गए ये सुपरमार्केट बाद में दवा, अप्लायंसेस सब बेचेंगे। सुभिक्षा के विज्ञापन में आधुनिक ललिता जी कहती हैं कि एमआरपी पर पैसे बचाना उनका अधिकार है। बात में दम भी है। सस्ता बेचना कोई जुर्म तो नहीं है, पर अफलातून ऐसे समीकरणों को इतना सरल नहीं मानते। कम कीमतें जिनका आप हवाला दे रहे हैं, उस कम कीमत की लागत हमारे देश के लिए क्या होगी, इसको भी हमें समझना हो, क्योंकि ये उपभोक्ता, ये छोटे उत्पादक भी हैं। ये इतना विरोधाभास वाली चीज है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुक्त बाजार है और दूसरी तरफ एकाधिकार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एकाधिकार के लिए भी रेवड़ियां बट रही हैं। रिलायंस के अलावा सुभिक्षा और भारतीय फील्ड फ्रेश पंजाब सरकार से किसानों से सीधे फल और सब्जियां खरीदने की बाबत बात कर चुकी है। बिचौलियों के हटने से कंपनी और किसान दोनों की ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब तक कंपनी खुद ही खेती करने का मन न बना ले, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हाल की घटना की तरह किसी भी फसाद से बचने के लिए वे इस मामले में भी अपने इंक्लूसिव मॉडल में बिचौलियों को भी शामिल कर लेंगे। ये लाख मना करें, पर देसाई मानते हैं कि अगर ये कंपनियां अपनी खेती भी शुरू कर दें तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। आगे चल करके मुझे लगता है कि ये ठेके की खेती भी करवाएंगे। हमारी खेती की संस्कृति है, उसमें भी इनका हस्तक्षेप होगा। किसान क्या बोएगा, कब बोएगा, इन सारी चीजों पे जो आज आजादी है आज की तारीख में, वो आजादी खत्म हो जाएगी। कहना मुश्किल है कि इस घटना के संकेत दूरगामी होंगे या नहीं, पर आंकड़े कहते हैं कि ये स्वर इक्के दुक्कों के नहीं है। 2001 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ लोग इस देश में खुदरा व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनमें लगभग 27 लाख लोगों का ये मुख्य रोजगार है। प्रति 1000 व्यक्ति 11 दुकानें हैं और कुल व्यवसाय के 8% लोग पटरी व्यवसाय से जुड़े हैं। इसलिए रोजगार एक बड़ा मसला है। तो क्या इनकी वातानुकूलित ट्रकें फ्रेश माल के वादे के साथ छोटे दुकानदारों के भविष्य को रौंदती फिरेंगी? अगले 5 साल में 225 करोड़ रुपए अपने रिटेल आउटलेट्स पर खर्च करने की योजना के साथ रिलायंस का दावा है कि उनका कारोबार 5 लाख नई नौकरियां बनाएगा। पर अफलातून जी इसे लागत में बचत की जुगत से ज्यादा कुछ नहीं मानते। 6.5% लागत एम्प्लॉय कॉस्ट आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में चूंकि मजदूरी कम है तो ये 4% आती है। इसमें भी रिलायंस की नौकरी नहीं करते हैं जो रिलायंस फ्रेश के आउटलेट चलाने वाले लोग। स्थानीय स्तर पर वो फ्रेंचाइजी देते हैं। उसमें आप मजदूर के जो कानून होते हैं उसके हक में उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे मुकेश अंबानी को कोई मतलब नहीं रह जाता। अफलातून ये भी कहते हैं कि इन बाजारों की आमदनी स्थानीय बाजार में संचारित होने की बजाय बाहरी जेब में चली जाएगी। आलोक पुराणिक बीच का कोई रास्ता निकालने के पक्षधर हैं। तो अगर सब लोग मिलके अमूल की तरह ब्रांड कोई क्रिएट करें कि जिसमें एक प्रॉफिट नॉट फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट उसके पार्टिसिपेंट्स के लिए हो, तो क्या दिक्कत है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चीज सस्ते रिलायंस फ्रेश चलूं चाहे मैं किसी कॉर्पोरेट चलूं, मुझे बढ़िया माल मिलना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए। रिलायंस कहता है कि छोटे दुकानदार और सुपरमार्केट दोनों का पेट भरने लायक व्यवसाय भारत में मौजूद है। भारत की अर्थव्यवस्था की लगभग 10% सालाना बढ़त दर और देश में खुदरा बाजार में सालाना 1100 करोड़ रुपए की बढ़त दर से ये बात वाजिब भी लगती है। पर रिलायंस ये भी जानता है कि छोटे और मझोले व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने की बात फैलेगी और इसलिए वो पहले से ही निंदा से बचने के लिए छोटे दुकानदारों को अपने यहां से सामान बेचने का मन बना चुके हैं। ये काम ये अपनी सब्सिडियरी रेंजर फार्म के जरिए बाद में करने वाले थे, पर खबर है कि ये योजना जल्द ही लागू की जाएगी। ये बात इस दावे की भी पुष्टि करती है कि रिलायंस जैसी कंपनियां केवल रिटेलिंग व्यवसाय में ही कदम रखने को नहीं उतरी हैं। तो क्या बदलते समय के साथ फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये बदलाव जरूरी है? आलोक हामी भरते हैं। बिजली का बल्ब आया तो मोमबत्ती बनाने वाले बर्बाद हुए थे। एक इवॉल्विंग इकोनॉमी में अगर हम सब चेंज नहीं हो रहे तो हम सब डायनासोर हो जाए। बहरहाल समय ही बता पाएगा कि हमारा मध्यम वर्गीय खरीदार इन एयर कंडीशन सुपर हार्ट के स्वचालित दरवाजों की चौखट लांग पाता है
या फिर लोकप्रिय निर्णय लेते हुए सरकार इन कंपनियों की रफ्तार पर लगाम कस के उसे वापस साप्ताहिक हाट की ओर ही भेज देती है। पॉड भारती अपनी बोली अपनी बात। तो भैया उत्तर प्रदेश का दंगल हुआ फिनिश और बहन मायावती जी बन गए हैं मुख्यमंत्री। और जैसा कि हमारा डेमोक्रेसी में होता है, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर भी होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं उन्हें आज मैंने तत्काल प्रभाव से रद्द करके जांच कराने के भी आदेश दे दिए हैं। अरे बाप रे बाप, पर मैडम वो ताज कॉरिडोर का मामला। खिशारी बिल्ली खम्बा नोचे। अरे मैडम, हम पे काहे बिगड़ रही हैं? हम कोई सुब्रतो राय और बच्चनवा से थोड़ा ही मिले थे। देखिए सृजन शिल्पी क्या कहते हैं। यूपी असेंबली के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारतीय राजनीति और जनमानस की नब्ज पर पत्रकारों और जनमत सर्वेक्षण के विश्लेषकों की पकड़ कितनी ढीली है। इस तरह के ज्यादातर जनमत सर्वेक्षण राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं और न्यूज चैनल उन सर्वेक्षणों को अपने चैनल पर दिखाने के लिए पैसे लेते हैं। लेकिन जनता ने बार बार ये दिखला दिया है कि वह मीडिया से गुमराह नहीं होती और अपने फैसले स्वविवेक से करती है। किसी ने भी मायावती को अकेले अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने का पूर्वानुमान नहीं किया था। दूसरे राजनीतिक दलों का आकलन भी यही था। राजनीति के धुरंधरों और पंडितों को भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी द्वारा स्पष्ट बहुमत हासिल करना चमत्कार और अप्रत्याशित लग रहा है। मायावती ने यह भी दिखला दिया है कि पाखंडपूर्ण घोषणा पत्रों, हाईटेक और ग्लैमर युक्त चुनाव प्रचार तथा मीडिया मैनेजमेंट के सहारे जनता का विश्वास जीता नहीं जा सकता। मायावती ने कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था, किसी अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव प्रचार में नहीं उतारा था। अकेले रणनीति बनाई, अपना खुद का वोट बैंक गणित और जातिगत समीकरण सेट किया और सोशल इंजीनियरिंग के अपने नए प्रयोग के जरिए तमाम विरोधियों को धूल चटा दी। आज की तारीख में मायावती भारतीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुकी है। भारत का अगला राष्ट्रपति भी वही चुना जाएगा जिसे मायावती का समर्थन मिलेगा। कांसीराम जैसे आधुनिक चाणक्य ने जिस मायावती को अपना चंद्रगुप्त मौर्य चुनकर राजनीति के दांव पे सिखाए थे, उसने आज मुलायम के नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका है। सोनिया के तुरुप के पत्ते राहुल और प्रियंका भी उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में कोई करिश्मा नहीं कर सके और राजनीति के खेल में फिसड्डी साबित हुए। बहुजन समाज पार्टी ने तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार वाले पुराने स्टैंड से यू टर्न लेकर अब ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का जो स्टैंड अपनाया है, उसे तमाम दूसरी पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक में गहरी सेंध लग चुकी है। दलितों के एकजुट और अस्थायी वोट बैंक को अपने साथ अक्षुण्ण रखते हुए ब्राह्मण, कायस्थ और मुसलमान के वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ लेना सोशल इंजीनियरिंग का वह सफल प्रयोग है जिसे आज तक किसी भी पार्टी ने इतनी सफलता के साथ नहीं आजमाया था। भारत की भावी दीर्घकालीन राजनीति में सत्ता के लिए अब असली ध्रुवीकरण एक तरफ सवर्ण सोच का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों तथा दूसरी तरफ दलित और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के बीच में होगा। लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने वोट बैंक के जिस समीकरण का संतुलन बिठाया है उसमें पिछड़े वर्गों को उतनी अहमियत नहीं दी गई है जितनी कि सवर्णों और मुसलमानों को। यह बहुजन समाज पार्टी की वह राजनीतिक कमजोरी है जिस पर दूसरे दलों को ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ पॉड भारती की तीसरी कड़ी का समापन होता है। आपकी टिप्पणियों से हमारा न केवल उत्साहवर्धन होता है बल्कि उनसे हमें अपने कार्यक्रम को दिशा देने में भी सहायता मिलती है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स द्वारा या podbharti@gmail.com पर ईमेल द्वारा बताएं। पॉड भारती के आगामी अंकों में आप भी शामिल हो सकते हैं, तो बिना हिचक अपने आइडियाज दें और सुनते रहें पॉड भारती अपनी बोली अपनी बात।